हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 और 11 नवंबर 2024 दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइम पर लेटेस्ट भी है, कि हाल ही में भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो 51वें सीजेआई जो बने हैं, ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना। काफी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, जैसे कि प्रदीप सिंह, निपान कलता, नंदनी, प्रदीप सिंह और गीतांजलि, संदीप घोष, गोपीनाथ, रेलवे बॉय, पॉसिबल एवरीथिंग, ऋत्विक, कॉमन मैन, इन सभी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा मैं सभी का तो नाम नहीं ले सकता हूं, बट ये पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सटीक आंसर दिया था। बाकी अगर सीजीआई के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसके इर्द गिर्द जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पहला तो सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 124 का क्लॉज सेकंड जो है, वो बताता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जिसका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमूवल प्रोसेस इम्पीचमेंट है। जैसे कि राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के थ्रू ही उसके पद से हटाया जा सकता है, उसी तरीके से सीजीआई को भी इम्पीचमेंट के ही थ्रू हटाया जा सकता है। बाय द वे, डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं ये रिटायर हो चुके हैं। डी वाई चंद्रचूड़ का जो रिटायरमेंट का डे था वो कल का दिन था, मतलब 10 नवंबर का दिन था। लेकिन इनका आखिरी वर्किंग डे 8 नवंबर को ही हो गया था, क्योंकि सैटरडे और संडे, मतलब 9 और 10 नवंबर को सैटरडे संडे पड़ा, और सैटरडे और संडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। तो फ्राइडे जो था 8 नवंबर, वही उनका लास्ट वर्किंग डे था। अब आज से कमान संभाल ली है संजीव खन्ना ने। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, और दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। और ध्यान रखें, लास्ट फ्यू डेज ऑफर चल रहा है, मतलब लास्ट फ्यू डे नहीं, फ्यू आवर्स ही आप समझ लीजिए। मैक्सिमम आज या कल बस ये ऑफर रहने वाला है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। दिवाली का काफी 10 दिन से लगातार ऑफर चल रहा है, तो आप इसका फायदा अभी भी ले सकते हैं। आपको डिस्काउंट कोड दिवाली 50 लगाना है, और कोई भी बैच आप मेरा 50% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं। कल या परसों के बाद से ऑफर नहीं रहेगा। हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है जॉब ट्रेनिंग देने के लिए? तो देखिए, है क्या कि पहले ही भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल स्थापित करी जा चुकी है। इसको सबसे पहले 1961 एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप काउंसिल है जिसके अंतर्गत पूरे भारत भर में युवाओं को कुशलता प्रदान करी जाती है, मतलब उन्हें जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। उनमें अगर कोई हुनर होता है तो उसे भारत सरकार के थ्रू ट्रेनिंग देकर प्रोफेशनल बनाया जाता है। तो जो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन फिर से किया गया है। और जो इससे पहले अप्रेंटिसशिप काउंसिल चल रही थी, उसमें 46 सदस्य थे, ठीक है। और 2019 में उसकी स्थापना करी गई थी 5 साल के लिए, 2024 तक। तो इस साल ये खत्म हो गया था, लेकिन अब अगले 3 सालों के लिए फिर से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो मतलब 2024 से लेकर 2027 तक के लिए इसको फिर से बनाया गया है, लेकिन इस बार सदस्य इसमें बढ़ा दिए गए हैं। इसमें 54 सदस्य होंगे। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करी है? सेमीकंडक्टर नहीं पता है तो पहले इसके बारे में समझ लें। आज की डेट में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, आप मतलब कार लेने जाएं या स्कूटी लेने जाएं, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो इस हद तक पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है। लेकिन दुनिया में कुछ ही गिने चुने ऐसे देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर बना पाते हैं। इसकी शॉर्टेज हमेशा रहती है, और यही कारण है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसमें सबसे महंगी कॉस्ट अगर किसी की होती है तो वो सेमीकंडक्टर की ही होती है। तो भारत का पहला ऐसा राज्य गुजरात बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करी हुई है। ये पॉलिसी गुजरात सरकार के द्वारा 2022 से लेकर 27 तक के सत्र के लिए लॉन्च करी गई है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि गुजरात सरकार दुनिया भर की कंपनीज को अपने राज्य में आमंत्रित करेगी कि आप गुजरात में आइए और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपना प्लांट लगाइए।
मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुजरात के अंदर कई सारी कंपनीज अब निवेश करेंगी और सेमीकंडक्टर बनाएंगी। पहले भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अनाउंस किया जा चुका है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है पावर चिप, उनके साथ मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने की एक फैक्ट्री डालने वाले हैं। इसके लिए टाटा की तरफ से 91,000 करोड़ का निवेश किया गया है। गुजरात सरकार ने दूसरी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और सब्सिडीज भी लॉन्च करी है। जैसे कि गुजरात सरकार का कहना है कि अगर आप हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर लगाने का कारखाना अगर डालते हैं, तो उस केस में आपको जितनी भी स्टैंप ड्यूटी जमीन की देनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, वो सब 100% वीवर ऑफ हो जाएगा। मतलब सारा आपको रिफंड हो जाएगा। तो स्टैम्प ड्यूटी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, करोड़ों में पहुंच जाती है इसकी कॉस्ट, क्योंकि जमीन ही इतनी महंगी होती है। दूसरी चीज, गुजरात सरकार का कहना है कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा पर यूनिट पे 2 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब 2 रुपए की छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए 6 रुपए प्रति यूनिट है, तो 4 रुपए ही आपको पड़ेगी, 2 रुपए की छूट मिल जाएगी। और जो भी आप पानी यूज करेंगे उसमें पर क्यूबिक मीटर पे 12 रुपए की छूट देगी गुजरात सरकार। तो ये अट्रैक्टिव ऑफर्स और सब्सिडी लॉन्च किए जा रहे हैं गुजरात सरकार के द्वारा, तभी दुनिया भर की कई सारी कंपनीज गुजरात में आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के लिए निवेश करेगी। गुजरात में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और गुजरात के अंदर सानंद में 22,500 करोड़ का निवेश गुजरात सरकार पहले ही कर चुकी है सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये कौन है जिनको इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इस बार के FIH हॉकी अवार्ड्स जो है, इसका उद्घाटन किया गया है ओमान की कैपिटल मस्कट में, और भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर PR सिरजेस को भी सम्मानित किया गया है गोलकीपर ऑफ द ईयर से। टोटल यहाँ पर कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको PDF में दे दी है, तो एक बार आप PDF से जरूर देख लीजिएगा, उस पर नजर आप जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं इनमें से, जो कि आपको ध्यान रखने हैं: प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर ऑफ द ईयर PR सिरजेस। नेशनल लीगल सर्विस डे ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि 9 नवंबर 1995 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास किया गया था। तो उसी के बाद से हर वर्ष ये दिवस 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये कौन है जिन्होंने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 150 अप टाइटल अपने नाम कर लिया है? द वन एंड ओनली पंकज आडवाणी, जिन्होंने एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया हुआ है। पंकज आडवाणी की अगर बात करें, तो इन्होंने अपने करियर में अभी तक ये 28वां बिलियर्ड और स्नूकर टाइटल जीता हुआ है। ठीक है। और फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट हाल को हराया। किसको? रॉबर्ट हाल को 4-2 से इन्होंने हराया है। क्या आपको पता है स्नूकर और बिलियर्ड्स में अंतर क्या होता है? आई एम वेरी श्योर 99% लोगों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। तो जरा ध्यान दीजिएगा। जो बिलियर्ड्स होता है, इसमें पूल टेबल छोटी होती है, ठीक है, और इसमें केवल 3 ही गेंदें होती हैं। एक तो आपकी लाल गेंद होती है, दूसरी पीली गेंद होती है, और तीसरी सफेद गेंद होती है। इसमें पीली और सफेद गेंद जो होती है, इन दोनों को स्ट्राइकर की तरह यूज किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर स्नूकर की बात करें, तो इसमें टेबल बड़ी होती है और इसमें 22 बॉल्स होती हैं। कितनी? 22 बॉल्स। और इन 22 बॉल्स में से एक बॉल जो कि व्हाइट बॉल होती है, जिसे स्ट्राइकर की तरह यूज किया जाता है। तो ये बेसिक अंतर है बिलियर्ड्स और स्नूकर में। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज है। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में पहली बार जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको मिथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए प्लांट इनॉग्रेट किया गया है? तो ये है NTPC लिमिटेड, जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है इस प्लांट का। और ये जो प्लांट है, इसको विंध्याचल यूनिट के अंदर स्थापित किया गया है। ये एक ऐसा प्लांट बन गया है NTPC का, जो कि जितनी भी CO2 कैप्चर करी गई है या इकट्ठी करी गई है, उन सबको मिथेनॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और आपको पता ही है CO2 हानिकारक है,
लेकिन मिथेनॉल आज की डेट में वरदान साबित हो रहा है। मिथेनॉल का यूज जब पेट्रोल में किया जाता है तो पेट्रोल से जितना कार्बन प्रोड्यूस होता है उसकी मात्रा काफी कम हो जाती है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। ये इस टाइम पर चेयरपर्सन है। ये कौन सा देश है दुनिया का जिसके रिसर्चर्स ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि सीपीयू को दरकिनार करते हुए, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सीपीयू में प्रोसेसिंग नहीं करेगा, मतलब अब ये मेमोरी में ही प्रोसेसिंग का ऑप्शन दे रहा है। तो ये देश है इजराइल। इजराइल के रिसर्चर्स ने कारनामा किया हुआ है। अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है तो मैं आपको समझाता हूं आसान भाषा में। यहां पर देखिएगा, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे चलती है। आपने इनपुट दिया, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट मिलता है, राइट। यही तीन तो बेसिक स्टेप होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, आपने लिखा VARUN, वरुण, ठीक है। लेकिन इधर से आपने इनपुट तो दे दिया। अब क्या है कि इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, इनके बीच में क्या होती है? मेन मेमोरी होती है जो कि रैम होती है, ठीक है। तो पहले आपके इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में जाते हैं, उसके बाद मेन मेमोरी उनको सीक्वेंस मिलाकर प्रोसेसर को पास करती है। प्रोसेसर उसे जब प्रोसेस कर लेता है तो ये आउटपुट डिवाइस में आपको दिखाई पड़ने लगता है, जैसे कि मॉनिटर वगैरह में। तो अब क्या है कि इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें प्रोसेसिंग डिवाइस की जरूरत ही नहीं होगी अलग से, जो कि मेमोरी होगी, मेन मेमोरी, इसी में प्रोसेसिंग इनेबल्ड डिवाइस होगी। तो ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग को और ज्यादा फास्ट कर देगा। तो अभी तक जो कि ऑपरेशंस क्यू में होते थे वो डायरेक्ट मेमोरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट में एक साथ ही प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो आउटपुट अभी तक डिले होकर मिलता था उसमें और तेजी आ जाएगी। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू इसराइल के सबसे ज्यादा समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और इस टाइम पर यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हेrzog। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, न्यूज में काफी रहते हैं ये कौन है जो कि फिकी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? फिकी, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पूरे भारत भर में व्यापार करने के लिए जो मानक बनाए जाते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके नए अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं, इसके रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले हर्षवर्धन अग्रवाल इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे, अब ये प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं। इन्होंने जिनकी जगह ली है इनका नाम है अनीश शाह। तो आप इनका भी नाम ध्यान रखें। और इस बात का फैसला नई दिल्ली में अभी हाल ही में फिकी की 57वीं एनुअल मीटिंग हुई है, वहीं पर यह फैसला लिया गया और फाइनली इन्हें इलेक्ट किया गया है। फिकी की स्थापना 1927 में करी गई थी, 1927, और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली ही है। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा स्ट्रेंथनिंग मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री योजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह है हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। जेपी नड्डा इससे पहले बीजेपी के कंट्री चीफ भी रह चुके हैं और इनके द्वारा यह जो पॉलिसी लॉन्च करी गई है, इस योजना के अंतर्गत 500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर में ऐसे एमएसएमईज जो कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाँ वो डिवाइसेस को और बेहतर समझ पाए। आने वाले समय में जो वो एमएसएमईज स्किल्ड होंगे वो भारत के हॉस्पिटल्स में भी जो स्टाफ होते हैं उनको डिवाइसेस संचालित करने के लिए भी ट्रेनिंग दे पाएंगे। क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेहतरीन डिवाइस होना एक अलग बात है, लेकिन उनको अच्छे तरीके से संचालित कर पाना, दैट इज अनदर थिंग। डिवाइसेस होने के बाद भी उसका प्रॉपर यूज नहीं आता है लोगों को। तो ये है इस योजना का मेन उद्देश्य, ताकि उन्हें अवेयर किया जा सके। साथ में एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिवाइस से जुड़ा हुआ क्रिएट किया जाएगा और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनसे जुड़ी हुई जो छोटे छोटे एक्सेसरीज होते हैं उनको भी यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। पीवी सिंधु का नाम कौन नहीं जानता है। बैडमिंटन जगत में भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में डंका पीट चुकी हैं और ओलंपिक्स में मेडल भी ला चुकी हैं। तो पीवी सिंधु के द्वारा भारत का एक कौन सा शहर है जहां पर वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर की फाउंडेशन रखी गई है? तो इसकी नींव रखी गई है विशाखापत्तनम में। वैसे इस चीज का अनाउंसमेंट साल 2021 में जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी थे तो उनके द्वारा अनाउंस किया गया था और उन्हीं के द्वारा वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर का
उद्घाटन करने के लिए 2 एकड़ जमीन आवंटित करी गई थी। अब उसी जमीन में इसका शिलान्यास किया गया है पीवी सिंधु के द्वारा। अगले 15 महीनों में यह बैडमिंटन सेंटर बन के तैयार हो जाएगा और भारत में ऐसे खिलाड़ी जो कि दुनिया भर में इंटरनेशनल इवेंट्स खेलना चाहते हैं बैडमिंटन की कैटेगरी में, उनको यह बैडमिंटन वर्ल्ड क्लास सेंटर तैयार करने का काम करेगा। इसमें ड्रिफ्ट कंट्रोल सिस्टम भी होगा और इसके अलावा एक एथलीट की ट्रेनिंग में जो कुछ भी जरूरत होती है वो सारी नीडफुल थिंग्स इस बैडमिंटन सेंटर में होंगी। ये कौन है जिन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ पार्टनरशिप करी हुई है ट्रेनिंग के लिए? तो दरअसल नीरज चोपड़ा ने अपनी तरफ से इनके साथ सहमति जताई है। नीरज चोपड़ा को एक कोच की जरूरत है, उन्हें ऐसा लगता है, तो इस वजह से उन्होंने चुना है जैन जेलेंजी को। किसको? जैन जेलेज्नी। और जैन जेलेज्नी बेसिकली एक जेवलिन थ्रोअर थे। अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं और आपको पता है इन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड जीता हुआ है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने सन 1996 के जर्मनी के ओलंपिक्स में 98.48 मीटर का भाला फेंका था। तो आप समझ लीजिए ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में आज तक के टॉप 10 जो जेवलिन थ्रो रिकॉर्ड है उनमें से टॉप 5 जैन जलेजनी के हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डिजर्व करते हैं नीरज चोपड़ा। आप चाहते हैं कि ये इनके कोच हों, तो जैन जलेजनी और नीरज चोपड़ा के बीच में पार्टनरशिप हुई है। अब डायरेक्टली आप ये समझ सकते हो कि नीरज चोपड़ा को कोचिंग देने का काम करेंगे जलेजनी। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा देश है जिसने टूरिस्ट एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया था कुछ समय पहले? तो ध्यान रखें इस देश का नाम, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट एम्बेसडर हैं। हाल ही में 83वां एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन रायपुर में किया गया है नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। और नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नागपुर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये जो कांग्रेस है इसका उद्घाटन 8 नवंबर को हुआ था और आज के दिन मतलब 11 नवंबर को इसका समापन होने वाला है। इसका मेन उद्देश्य है कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार कौन कौन से रोड स्ट्रक्चर्स को प्लान कर रही है वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में कुछ टाइम पहले ही बीजेपी ने अपनी नई सरकार बनाई है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? तो ये है विष्णुदेव साई। कौन है? विष्णुदेव साई। और यहाँ के गवर्नर हैं रामेन डेका। यहाँ पर मैं लिख देता हूं रामेन डेका। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो ये है कोल मंत्रालय, जिसको बोलते हैं कोयला मंत्रालय। तो इनके द्वारा माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल एक ऐसा विंडो लॉन्च किया गया है जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में काम करेगा। देखिए, आम भाषा में इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे भारत भर में कोई भी ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोयला उत्पादन का काम करती है तो उसे सरकार से जो भी परमिशन चाहिए वो सिर्फ इसी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे। और अगर उन्हें परमिशन देनी होगी सरकार के द्वारा तो इसी पोर्टल पे ही सारी उनको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा और कोई भी वे नहीं होगा इन कंपनीज के और सरकार के बीच में कांटेक्ट का। तो ये एक तरीके से कोयला खनन जो क्षेत्र है उसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने का काम करेगा। तो अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी जिसकी वजह से जो गलत तरीके से टेंडर लिए जाते थे या फिर आप बोल सकते हो बीच में कई बार बिचौलिए आ जाते थे, उन सारी चीजों को ये जो पोर्टल है ये खत्म कर देगा। और इसका उद्घाटन कोल सेक्रेटरी विक्रम देव दत्त के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिए 2023 से 24 के सत्र के लिए सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित करने के लिए किस कंपनी को सम्मानित किया गया था? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल को सम्मानित किया गया था। ये कौन है जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी नई सरकार बनाई है अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहली बार किसी महिला को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है सूसी विल्स। क्या नाम है? सूसी विल्स। तो ट्रंप ने नई सरकार बनाई है और नई सरकार के बनते ही इनका पहला फैसला है कि चीफ ऑफ स्टाफ अब सूसी विल्स होंगी। आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसी महिला को अपॉइंट नहीं किया गया था। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले ये 2017 से लेकर 21 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, चीफ ऑफ स्टाफ का रोल क्या होता है? तो आप ये समझ लीजिए
अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी भी तरीके की अगर बात करनी है आपको, या फिर उन्हें आपको कैसे भी रीच आउट करना, तो आपको पहले चीफ ऑफ स्टाफ से बात करनी होगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो कि व्हाइट हाउस में रहता है, व्हाइट हाउस के अंदर जितना भी मैनेजमेंट होता है वो सब अल्टीमेटली चीफ ऑफ स्टाफ के ही द्वारा मॉनिटर किया जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय होते हैं वो सब मंत्रालय भी राष्ट्रपति से पहले चीफ ऑफ स्टाफ से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब जाकर उनकी बात राष्ट्रपति से होती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, ओवरऑल पूरे कंट्री की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को चीफ ऑफ स्टाफ के ही थ्रू होकर जाती है। हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू करी गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑस्ट्र हिंद। क्या नाम है? ऑस्ट्र हिंद। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत 8 नवंबर को हो चुकी है और अभी ये चलेगी एक सप्ताह और। इसका जो समापन है ये 21 नवंबर को किया जाएगा। अभी 10 दिन और चलनी है करीबी एक्सरसाइज। और इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्र हिंद पहली बार साल 2022 में आयोजित करी गई थी। उस टाइम पर यह भारत के राजस्थान में आयोजित करी गई थी। फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करी गई। इस बार 2024 में फिर से भारत में आयोजित करी जा रही है, महाराष्ट्र के पुणे में। भारत की तरफ से यहाँ पर डोगरा रेजिमेंट के 140 जवान हिस्सा ले रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 14 सोल्जर्स हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इनकी लाइट हॉर्स रेजिमेंट की तरफ से 120 सोल्जर्स हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? सॉरी, प्रधानमंत्री। तो इनका नाम ध्यान रखें, एंथनी एल्बनीज की यहाँ पर सरकार चल रही है। ये कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट है जिसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में भारतीय इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में टॉप किया है? ध्यान रखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा एशिया के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करी गई है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि भारतीय इंस्टीट्यूशंस में बेस्ट कौन सा रहा। तो इसमें आईआईटी दिल्ली नंबर 1 पे रहा है। और भारतीय इंस्टीट्यूशन में टॉप 3 या 4 की अगर बात करें तो नंबर 1 पे आईआईटी दिल्ली, नंबर 2 पर जो रहा है ये आईआईटी बॉम्बे रहा है, नंबर 3 पर यहाँ पर आईआईटी मद्रास रहा है, नंबर 4 पर आईआईटी खड़गपुर रहा है और 5वें नंबर पे आईआईएससी बैंगलोर रहा है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। अब अगर पूरे एशिया में बात करें इनकी रैंकिंग की, तो आईआईटी दिल्ली की रैंक 44वीं है पूरे एशिया में। भारत में तो नंबर 1 है, लेकिन पूरे एशिया में 44th रैंक है। बॉम्बे की रैंकिंग 48वीं है, आईआईटी मद्रास की रैंकिंग 56 है, आईआईटी खड़गपुर की रैंकिंग 60 है और आईआईएससी बैंगलोर की जो है रेटिंग ये 62nd है। अब अगर बात करें कि एशिया में टॉप किसने किया है, तो टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से 3 चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं और 2 आपकी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 पे जो है ये है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। बाकी पूरी रिपोर्ट मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, वहां से एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। रेडियोग्राफी, जिसको आम भाषा में एक्सरे भी बोला जाता है, और एक्सरे की खोज कॉनरेड रॉन्टेजन के द्वारा करी गई थी पहली बार 1895 में। 1895 में 8 नवंबर के दिन। इसी वजह से हर साल वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि एक्सरेज वगैरह जो आज की डेट में होते हैं ना, बहुत ही बेसिक माना जाता है मेडिकल में, इसकी शुरुआत तब से हुई थी। और एक और बात, ये दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया? तो ये दिवस साल 2007 से आज तक मनाया जा रहा है। हाल ही में भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में एक ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये कहाँ पर आयोजित करी जा रही है और इसका नाम क्या है? तो देखिए, ये आयोजित करी जा रही है ईस्टर्न लद्दाख में और इसका नाम है पूर्वी प्रहार। भारत और चाइना के बीच में काफ़ी टाइम से मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुई थी। इवन लद्दाख वाले क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर टेंशन काफ़ी पहले से ही बढ़ी हुई है। 2020 में क्या हुआ था आपको पता ही है, काफ़ी भिड़ंत हो गई थी। लेकिन अब ये 10 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत 8 नवंबर को हो चुकी है। नाम है इसका पूर्वी प्रहार। खास बात यह है, ट्राई सर्विसेज का मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों यूनिट यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से आर्टिलरी गन्स, होविट्जर गन्स एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये सारे यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से
सुखोई 30 और राफेल फाइटर जेट दोनों ही हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन नेवी की तरफ से मार्कोस कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं। उसी तरीके से चाइना की तरफ से भी उनके कमांडोज, जो कि नेवल चाइनीज यूनिट का हिस्सा है, वो हिस्सा ले रहे हैं, और बाकी आर्मी और एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही है। बेसिकली अगर बात करी जाए कि राफेल इस टाइम पर सबसे ज्यादा राफेल की यूनिट भारत के कौन से एयरफोर्स बेस में तैनात है, तो जो इंडियन एयरफोर्स बेस कोलकाता है, वहां पर सबसे ज्यादा राफेल तैनात है। और इस टाइम पर इस एक्सरसाइज के दौरान जो एयरफोर्स बेसिस एक्टिव मोड में है, उनमें से हैं, एक तो हाशीमारा है, दूसरा पन्नागढ़ है, तीसरा कोलकाता और चौथा कलाई कुंदा। ये 4 एयरफोर्स बेस इस टाइम एक्टिव मोड पे है। पहली बार इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत और भूटान के बॉर्डर में कहां पर इनॉग्रेट करी गई है, तो इसका उद्घाटन आसाम बॉर्डर में किया गया है। ठीक है। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब ये है, ये एक ऐसी चेक पोस्ट होगी जो कि भारत और भूटान दोनों के बॉर्डर पर तैनात है। और जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है आसाम और भूटान का, तो वहां से 700 मीटर की दूरी पर बस ये चेक पोस्ट बनाई गई है। इस चेक पोस्ट को इसलिए बनाया गया है कि भारत और भूटान दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, जैसे कि सामान इधर से उधर जाता है, तो इसकी प्रॉपर चेकिंग हो सके, किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ ना हो सके, और साथ में ना ही स्मगलिंग हो सके। तो ओवरऑल अगर एरिया देखा जाए तो ये 14.5 एकड़ में फैला हुआ एरिया है जहां पर ये चेक पोस्ट बनाई गई है। और इसके उद्घाटन में खुद जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। इस टाइम पर भूटान के प्रधानमंत्री ल्योचेन शेरिंग है। क्या नाम है? ल्योचेन शेरिंग। और भारत की तरफ से आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी यहाँ पर मौजूद थे। ये कौन सा शहर है जहां पर पहली बार, या बोल सकते हो आप भारत की पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है? तो ये शहर है बैंगलोर। और बैंगलोर में जो पर्टिकुलर प्लेस है, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। तो आईएसईसी बैंगलोर के अंतर्गत एक ऐसी घड़ी लगाई गई है जो कि पूरे भारत की पॉपुलेशन को रियल टाइम फैक्टर में दिखाएगी, और साथ में कर्नाटका की पॉपुलेशन को भी रियल टाइम फैक्टर में दिखाएगी। रियल टाइम का मतलब यह है कि करंटली सेकंड टू सेकंड पूरे देश में जनसंख्या कितनी बढ़ती चली जा रही है, ये इस घड़ी में प्रदर्शित किया जा रहा है। और इसमें जो 2 फैक्टर हैं, पहला फैक्टर जो कि देश की जनसंख्या बता रही है, ये हर 2 सेकंड में रिफ्रेश होगी, हर 2 सेकंड में लेटेस्ट डेटा दिखाएगी। और जो कर्नाटक का डेटा दिखा रही है, वो घड़ी हर 1 मिनट 10 सेकंड में रिफ्रेश होगी। ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, इस टाइम पर पूरे भारत की जो जनसंख्या है, ये 144 करोड़ की जनसंख्या है, और जिसमें से कर्नाटक की पॉपुलेशन 6 करोड़ 84 लाख करीब है। ये कौन है जिनको मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं विलास सोपन वाडेकर। अब से नए चेयरपर्सन मुंबई विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के यही होंगे, और अभी तक ये डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने जिनकी जगह ली है, उनका नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता। सुभाष चंद्र गुप्ता। और मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन एक ऐसा संस्थान है जो कि मुंबई के अंदर जो रेलवे ट्रेन चलती हैं, उनके लिए मानक बनाने का काम करते हैं, उन्हें मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर चर्च गेट है। चर्च गेट। दिल्ली में किसके द्वारा बिरसा मुंडा स्टैचू का उद्घाटन किया जाएगा? तो दिल्ली में एक जगह है सराय काले खां, ठीक है, जो कि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर में पड़ती है जगह, प्रगति मैदान के पास है। तो सराय काले खां के पास ही बानसेरा पार्क है, उसी में बिरसा मुंडा का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया जाएगा। ये स्टैचू का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। इस स्टैचू को आने वाले 15 नवंबर के दिन इनॉग्रेट किया जाएगा। 15 नवंबर को पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा का 20 फीट का ये ऊंचा स्टैचू इनॉग्रेट किया जाएगा। और ये जो स्टैचू है, इसका जो वजन है, ये 3000 किलो है। कितना? 3 टन बोल सकते हो या 3000 किलो बोल सकते हो। इस स्टैचू को पश्चिम बंगाल के 2 मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया है। बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। और इवन उस टर्म पे, जबकि ये आदिवासी जनसंख्या से बिलोंग करते थे, तो आदिवासियों के पास तो वैसे ही जो नॉर्मल समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उनसे कहीं ज़्यादा कम रिसोर्सेज है।
तो इवन वो सारा फैक्टर होते हुए भी इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, जिसकी वजह से आज भी इन्हें पूजा जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है स्टैटिक जीके का। आपको बताना है इनमें से ये कौन-सा जीव है जिसका साइंटिफिक नेम है फॉर्मिसिडे? तो बताइए ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ कवर किया हुआ है, जो कि आपके हर एक वनडे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए पूरी पूरी जीएस का सिलेबस ये बैच कवर करता है। ये बैच आपको एक पैकेज के रूप में मिल जाता है, जिसके अलावा आपको फिर कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पिछले कई सालों में जो हजारों सिलेक्शन हो चुके हैं, वो इसी बैच की मदद से हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में प्रीमियम कोर्सेज वाला ऑप्शन है, वहीं पर आपको लाइव बैच का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लाइव बैच में आज से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, या फिर आप ओनली ज्योग्राफी का बैच भी अवेल कर सकते हैं। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको दिवाली 50 कोड लगाना है, और आज या कल मैक्सिमम तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।